नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेल की दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन सक्सेना मौजूद स्टूडियो में और आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नवीन। आज के इस कार्यक्रम में हम जिन खबरों पर नजर डालेंगे उनको भी देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद सिडनी में आउटडोर प्रशिक्षण सत्र शुरू कर दिया है। भारतीय टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन अमेरिका के कैरी में खेली जा रही एटीपी अटलांटिक टायर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये वो खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रही और उन सब का लेखा जोखा लेकर आज हम मौजूद हैं आपके सामने। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद कल सिडनी में अपना पहला आउटडोर प्रशिक्षण सत्र शुरू कर दिया है। हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शाह, कुलदीप यादव, हनुमा विहारी और मोहम्मद सिराज, स्पिनर कुलदीप यादव, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल प्रशिक्षण लेते हुए देखा गया है। और अगर भारतीय टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3 एक दिवसीय मैच, 3 T20 मैच और 4 टेस्ट मैच खेलेगी और तीनों एक दिवसीय मैच 27 नवंबर, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद 2020 मैच होंगे। खैर, एक बहुत ही लंबा दौरा है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और भारतीय टीम को जो स्वस्थ रहना है वो भी बहुत जरूरी है। अब चर्चा शुरू हम अपनी यहां से करते हैं। 27 नवंबर, बस 2 हफ्ते बाद ही मैच शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। सिडनी में क्या रणनीति रहेगी एक दिवसीय मैचों के लिए? देखिए, सीमित ओवर में आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही करीबी होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं शॉर्टर फॉर्मेट की। और अभी हमारे खिलाड़ी लगातार चूंकि T20 खेलते रहे हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। और बहुत ही ऊंचे मनोबल के साथ सब खिलाड़ी हमारे वहां पहुंचे हैं। 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड है वहां पे। अच्छी बात यह है कि इजाजत दे दी है स्थानीय प्रशासन ने कि आप इसके साथ अभ्यास कर सकते हैं। इसका हमें लाभ मिलेगा। लंबा दौरा है और निश्चित तौर पे और इसके लिए अच्छी तैयारी भी करी जा रही है। खिलाड़ियों को परिवार को साथ रखने की भी अनुमति मिल गई थी। तो ये सब चीजें रहेंगी जिससे इनको फायदा मिलेगा और जल्दी पहुंचने का भी वहां फायदा मिलेगा। और जैसी बात आप कर रहे हैं कि वनडे में किस तरीके के चुनौती हमारे सामने होगी, तो निश्चित तौर पे एक कड़ा मुकाबला है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है अच्छी टीम है। वनडे की भी अच्छी टीम है, T20 की भी अच्छी टीम है। मतलब हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन कहीं वो ऊपर है, कहीं हम नीचे हैं। तो वो सब 19-20 का ही अंतर है। लेकिन यहां देखने वाली बात यही होगी नवीन की जो टेस्ट सीरीज हमने जो पिछली बार जीतने का जो कमाल कर दिखाया था, ये एक चुनौती होगी कि क्या हम इस बार फिर वही दोहरा पाएंगे। तो सारी लोगों की निगाहें इसी पे लगी हुई हैं और इसी पे लगातार आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पुराने खिलाड़ियों की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं अपनी टीम को लेके, हमारी टीम को लेके, भारतीय कप्तान को लेके। तो वो मुझे लगता है कि ये संकेत दे रहे हैं कि जो टेस्ट की जो चुनौती है वो कैसी रहने वाली है। और ऑस्ट्रेलियन इस चीज में बड़े माहिर माने जाते हैं। आप भी जानते हैं कि मुकाबले से पहले वो जो एक माइंड गेम खेलते हैं तो वो शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज होगी देखना कि टेस्ट में कैसे जो है ऊट किस करवट बैठ। माइंड गेम की बात करी है, लैंगर के लगातार बयान आ रहे हैं, लैंगर के बयान आ रहे हैं, मार्क टेलर ने बयान दिया है ना, और भी उनके खिलाड़ी, स्मिथ ने भी बोला कि अब मैं छोटी गेंदों से नहीं डरूंगा या नहीं घबराता हूं और मैंने बहुत खेल ली हैं। क्योंकि स्मिथ का ये बयान इस संदर्भ में आया था कि पिछली सीरीज में उनको न्यूजीलैंड के वैगनर ने शॉर्ट गेंद खेल के बहुत परेशान किया और 4 बार उनको आउट करने में कामयाबी हासिल की। तो उन्होंने इस संदर्भ में बयान दिया था कि भारतीय गेंदबाज भी अगर कहीं इसी रणनीति पे अगर चलने की सोच रहे हैं तो वो उनके लिए शायद कारगर ना हो और मैं उसके लिए तैयार हूं। जी। टेस्ट श्रृंखला जो है वो 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगी। कप्तान विराट कोहली पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण आखिरी 3 मैच नहीं खेलेंगे। और अगर टेस्ट टीम स्क्वाड की बात करें तो विराट कोहली है, मयंक अग्रवाल है, पृथ्वी शाह है। हालांकि पृथ्वी शाह आईपीएल में शुरू में तो उन्होंने कमाल दिखाया लेकिन बाकी के कुछ मैचों में नहीं चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केएल राहुल है, चितेश्वर पुजारा को हम एक अच्छे बैट्समैन की तरह ले सकते हैं जो कि मिडिल में बेसिकली या के 30 नंबर पर आते हैं। हमारी टेस्ट टीम है, टेस्ट टीम में हमारी जो 25 चेहरे हैं ये होते ही हैं। कुछ खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जिनको आप बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में स्थान देते ही हैं। तो ये इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है क्योंकि इस बार टीम बड़ी है
तो इसमें खिलाड़ियों के नाम ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे रविचंद्रन अश्विन का नाम हम देख रहे हैं और उनके साथ जडेजा गेंदबाज होंगे, तो निश्चित मोहम्मद सिराज को रखा गया है। लेकिन चूंकि गेंदबाजों की लंबी फौज है तो सिराज के लिए आप अभी हम कैसे कह सकते हैं कि सिराज के लिए कोई मौका होगा? शमी होंगे, यादव होंगे और शार्दुल भी हैं शायद टीम में। तो अभी एक बार की निगाह डालनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी टीमें एक साथ घोषित कर देने से नवीन थोड़ा सा 32 लोगों का स्क्वाड, 32 खिलाड़ियों का स्क्वाड जा रहा है। हाँ, तो नवदीप भी हैं, तो निश्चित तौर पे लंबी चौड़ी टीम है। तो अब 11 खिलाड़ी जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगी टीम। वो वही कोशिश करेंगे जो लगातार खेलते रहे, उन्हीं को आजमाया जाएगा, क्योंकि ये दौरा जो है निश्चित तौर पे बहुत अहम है। और अब क्रिकेट जगत में ये माना भी जाने लगा है कि जिस तरीके से एशेज की प्रतिद्वंदता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीच जो है इस श्रृंखला को भी देखा जाने लगा है। और भारत 4 अतिरिक्त बॉलर भी अपने साथ लेके जा रहा है। कमलेश नागरकोटी है, कार्तिक त्यागी है, ईशान पोरेल है और टी नटराजन है, ये भी इंडियन कंटिजेंट के साथ गए हैं। यानी कुल मिला के अनेक स्पेयर खिलाड़ी भी लेके गए हैं। खिलाड़ी हैं वो अभ्यास के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि देखिए आप ये 2 महीने लंबा करीब दौरा है और लगातार आपको बीच बीच में आपको मौका मिलेगा, जब आपके पास समय होगा तो आप अभ्यास पे भी जाएंगे। तो जो आपके नियमित खिलाड़ी अगर वही अभ्यास कराएंगे तो निश्चित तौर पे उन पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो ये इस तरीके की योजना रहती है कि कुछ अतिरिक्त खिलाड़ियों को ले जाया जाए, उनको एक तरीके से बाहर जाके कुछ देखने का, सीखने का मौका भी मिलता है और वो अभ्यास के लिए बड़े कारगर। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कोचेस का और ऑस्ट्रेलिया मीडिया का हमेशा से और शुरू से ही रहा है कि आने वाली टीम पर दबाव डाला जाए, माइंड गेम खेला जाए। सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के बाद लैंगर ने खुलासा किया है कि अब प्लानिंग से उनसे अवगत हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि अब डेविड वार्नर और जो बर्न्स पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक मानसिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। एक्चुअली जो बर्न्स और का नाम इसलिए मुझे लगता है कि उनको लेना पड़ा क्योंकि इनको लेकर काफी चर्चा चल रही है कि अभी जो इनकी पिछली पारियां रही हैं उसमें ये बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो असफल रहे हैं। मात्र 5 पारियों में उन्होंने 57 रन का योगदान दिया है और उनके मुकाबिल जो खिलाड़ी हैं वो हैं पुकोवस्की, जिनके बारे में चर्चा थी कि शायद इनको मौका मिल सकता है, लेकिन वो अभी युवा हैं, अभी उनको टेस्ट मैच खेलने का अभी कोई अनुभव नहीं है। अगर वो खेलते हैं या आगे, जैसे अभी तो कह दिया है लेंगर ने कि यही होंगे जोड़ीदार, लेकिन मान लीजिए लंबी सीरीज है, आगे किसी मैच में आजमाते हैं तो वो डेब्यू करेंगे। तो उनके साथ ये अच्छी बात है कि आंकड़ों के मामले में वो भारी हैं, क्योंकि उन्होंने मात्र 3 पारी में 495 रन बनाए हैं नवीन, और उसमें से 2 दोहरे शतक हैं। तो निश्चित तौर पे कि एक नए खिलाड़ी को आप टीम में लेके आए, ये नए चेहरा है, तो ये चर्चा थी कि क्या जो बर्न्स ही होंगे डेविड वार्नर के जोड़ीदार या कहीं आप किसी नए खिलाड़ी को आजमा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम की चुनौती को देखते हुए उन्होंने शायद यही फैसला किया है कि हमें जो बर्न्स के साथ रहना चाहिए, ये डेविड वार्नर। हाँ जी बिल्कुल। तो जिससे कि नवोदित खिलाड़ी को अगर आप लेते हैं तो कहीं दबाव में आ सकते हैं वो। तो निश्चित तौर पे उन्होंने ये, मुझे लगता है एक अच्छा फैसला लिया है, रणनीतिक फैसला है ये, कि भले ही वो अभी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हो लेकिन हमें उनके साथ ही मैदान में जाना चाहिए। मगर सचिन, कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम ज्यादा दबाव में है, क्योंकि पिछले दौर में भारत ने जीत हासिल करके इतिहास रचा है। लेंगर ने ये भी पिछले दिनों बोला था कि देखिए हमें इस बात का अभी तक मलाल है कि जो पिछली सीरीज में जो जिस तरीके से हार गए थे, जी बिल्कुल, तो वो हम हार गए थे, तो इस बात का हमें अभी भी मलाल है। और निश्चित तौर पर हमारे गेंदबाजों ने जो है उस तरीके से गेंदबाजी नहीं की थी जो मैच जिता सके। तो लेकिन अब इन 2 सालों में काफी कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि ये हमारी टीम जो है और हमारी गेंदबाज खासतौर से बदले हुए होंगे नवीन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वार्नर और स्टीव स्मिथ की वापसी हुई है, इससे मजबूती मिलेगी? निश्चित तौर पे देखिए ये बहुत बड़ा असर पड़ा था जब हम लोग वहां खेलने गए थे कि 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज टीम में नहीं थे। और देखिए दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। स्मिथ को तो हम लोग रन मशीन और क्या क्या बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए फर्क पड़ा होगा, क्योंकि उससे पहले वो घटना हुई थी बॉल टेम्परिंग वाली, जिसमें उनके पे बैन लगा, वो उस टीम में नहीं थे, उनकी जगह कोई दूसरे खिलाड़ी खेले, तो टीम कहीं ना कहीं कमजोर थी इस मामले में। तो मुझे लगता है कि अब उस सब की चीजों की भरपाई हो गई है। गेंदबाजी की बात जो लैंगर कर रहे हैं उसमें भी काफी कुछ सुधार हुआ है।
भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और टीम जिस सिडनी ओलंपिक पार्क होटल में क्वारंटीन है, शनिवार को यानी कल उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। होटल से 30 किलोमीटर दूर क्रोमर पार्क में खेले जा रहे स्थानीय क्रिकेटर और फुटबॉलर विमान दुर्घटना देखकर घबरा गए थे और जब मैदान के पास से ये विमान गिरा तो यहां क्रिकेट और फुटबॉल का मैच खेला जा रहा था। तो थोड़ी सी दुखद खबर सी है। जी बिल्कुल। अगली खबर, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को ओलंपिक में शामिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह फॉर्मेट 75 देशों में खेला जाता है और यदि T20 को ओलंपिक में शामिल किया जाता है तो इन देशों में खेल को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आईसीसी जो है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अपनी टीम को ओलंपिक में भेजने के लिए उतना उत्सुक दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इस खेल को मुझे लगता है कि अगर ओलंपिक में आता है तो और शॉर्टर फॉर्मेट होगा, उसमें हम अच्छा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पदक की आपकी दावेदारी बनती है। तो मुझे लगता है नवीन, ये अच्छा फैसला होगा अगर ओलंपिक कमेटी ऐसा कोई निर्णय लेती है और हम उसमें खेलने जाते हैं तो आप मान के चलिए कि एक पदक आपकी झोली में आएगा ही आएगा। ये बड़ी उपलब्धि होगी। और T20 से मुझे लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फुटबॉल मैच भले ही वो 90 मिनट का हम कहते हैं, लेकिन वो तमाम तरीके के जो उसमें व्यवधान आते हैं, हाफ टाइम होता है, तो वो करीब 2.5 घंटे में खत्म होता है। T20 मैच 3.5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पे विचार कर सकते हैं वो लोग, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी विचार कर सकती है कि 3.5 घंटे के तो हम एक दिन में 2 मैच 3 मैच अलग अलग मैदानों में 4 मैच, कुछ मतलब जैसा भी शेड्यूल हो, क्योंकि वो आप जानते हैं कि ओलंपिक एक छोटे समय में पूरा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उस दौरान कर सकते हैं बड़े आराम से। और ये बहुत छोटा फॉर्मेट है और 75 देशों में खेला जाता है, तो एक बड़ा टूर्नामेंट और बड़े खेल है। भाई आपको टीमें तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। भाई देखिए, फुटबॉल में भी वो सारे देश तो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्वालिफाइंग राउंड बनाना पड़ेगा, जैसे आप वर्ल्ड कप के लिए करते हैं या T20 वर्ल्ड कप के लिए करते हैं। थोड़ा सा उसके लिए एक बेहतर एक तरीका अपनाइए, ज्यादा टीमों को ले लीजिए आप, है ना, बजाय आप 12-16 टीमों को लेने, आप 24 टीमों को ले लीजिए। लीग मैच खिला के जल्दी जल्दी टूर्नामेंट खत्म करने की कोशिश करिए, तो एक बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट बन सकता है। और सचिन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2018 में इसके लिए एक सर्वे भी कराया था और इसके तहत 87% जो प्रशंसक हैं वो T20 को ओलंपिक में शामिल करने की बात भी कह चुके हैं। हम लोगों के पक्ष में ही है बात। आइए अब आपको टेनिस की ओर लिए चलते हैं। भारतीय टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन अमेरिका के कैरी में खेली जा रही ATP अटलांटिक टायर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में प्रजनेश का मुकाबला अमेरिका के डेनिस कुंडला से होगा। गुणेश्वरन को कल सेमीफाइनल में डेनमार्क के माइकल टॉपकार्ट के खिलाफ वॉकओवर मिला, जिससे उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले प्रजनेश ने क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के थॉमस बिल्लुकी को 3-6, 7-5, 7-6 से पराजित किया था। इस टूर्नामेंट में प्रजनेश के खेल पर नजर डालें तो उन्होंने दूसरे दौर में 3 घंटे चले मुकाबले में अमेरिका के जैक सॉक को 6-7, 6-2, 7-6 से पराजित किया था और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस के एक जाने माने खिलाड़ी बनते जा रहे हैं भारत के, और जिस तरह से उन्हें ATP चैलेंज टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है उसे देख के लगता है भविष्य काफी अच्छा है। परफॉर्मेंस है। हालांकि देखिए, अभी तो वो वॉकओवर से पहुंचे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में, और अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। और भारत के देखिए नंबर 2 खिलाड़ी हैं वो एकल में, अगर वो इस तरीके से खेलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आगे की अच्छी संभावनाएं उनके लिए। अब जब वो जकार्ता में खेले थे एशियन गेम्स में तो एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे एकल में। तो देखिए, कहीं आप जब खेलते हैं तो निश्चित तौर पे आपका इन खेलों पे भी असर पड़ता है, जहां आपको देश के लिए खेलना हो या अपने व्यक्तिगत तौर पे भी खेलना हो। तो नवीन, ये अच्छी बात है। अगर वो जीतते हैं तो 2 ATP उनके पास पहले से हैं, एक और हासिल हो जाएगा तो उनके व्यक्तिगत खजाने में एक वृद्धि होगी। इसके अलावा भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो हैं प्रजनेश गुणेश्वरन के अलावा भारतीय रामकुमार रामानाथन पहले ही बाहर हो चुके हैं। सिंगल्स में उन्होंने रूस के तैमुराज गाबेसेविली से और डबल्स में हैंट रसीज और सैम बारविक की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। टेनिस में महिला खिलाड़ियों और पुरुष खिलाड़ियों दोनों को लेकर हमारे पास बैंक में जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उतनी पावरफुल नहीं रह गई है। देखिए, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जब लिएंडर पेस, महेश भूपति, जब के खिलाड़ी हमारे पास थे तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। मतलब जब वो युवा थे, जब हम उस टाइम की बात करें जब लिएंडर पेस ने सिंगल्स में गोरान इवानसेविच को डेविस कप में हरा दिया था, या कैलकाटा में जो है और मजबूत टीमों को हमने हराया था, तो वो एक दौर था। तो लेकिन अब उस तरीके के हमें विकल्प नहीं मिल पाया, हमारे पास वैसे खिलाड़ी नहीं तैयार हुए। हालांकि कुछ खिलाड़ी बीच में बहुत अच्छे आए नवीन, जैसे सोमदेव बर्मन का उदय हुआ, एक बार की बड़े धूमकेतु की तरह वो चमके। चेन्नई ओपन में उन्होंने बहुत धमाकेदार प्रदर्शन किया।
और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, हम सब जानते ही हैं, और बहुत अच्छा उनका, लेकिन फिर वो किसी न किसी वजह से, कुछ फिटनेस की वजह हुई, कुछ अन्य कारण हुए, वो बहुत जल्दी चले गए टेनिस जगत से। और फिर यूकी का प्रादुर्भाव हुआ, यूकी निकले, लेकिन सिंगल्स में हमारे यहाँ उस तरीके के खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। अभी एक प्रोग्राम टेलीविजन पे बड़ा मशहूर आता है, उसमें लिएंडर पेस आए हुए थे बतौर गेस्ट, तो वो ये बात बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कितनी कम उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया, क्या क्या दिक्कतें आई। तो मतलब वो इससे समझ में आता है कि किसी एक खिलाड़ी के बनने में कितनी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि उनके पिता एक ओलंपियन थे, उनकी मां खुद राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी थी, तो उनको परिवार में ऐसा माहौल मिला। हालांकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके यहाँ उस स्तर के खिलाड़ी भले ही ना रहे उनके पेरेंट्स, लेकिन निकालने की कोशिश करते हैं जब आप खुद खेले हुए होते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर वो जो आर्थिक चीजें होती हैं वहां जाके मामला अटकता है, क्योंकि टेनिस में आपको एक महंगा खेल है, पूरी दुनिया में घूम घूम के आपको खेलना होता है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपकी रैंकिंग गिरेगी, फिर आपके जो है आगे खेलने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही ये एक टफ चीज है, जिसके बारे में अभी यहाँ पे इतने समय में कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। तो इसमें मुझे लगता है नीति नियंताओं को सोचने की जरूरत है कि क्यों क्या वजह है कि हमें नए खिलाड़ी उस स्तर के नहीं मिल पा रहे हैं। और सचिन, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी, और ये सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। यानी ओलंपिक को भी ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की जा रही है। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, अब खेलो इंडिया के जरिए अगर आप एनजीओ के थ्रू अगर आप पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ग्रामीण इलाकों में अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वही बात है ना नवीन, की किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने के बाद तो मदद मिल जाती है, लेकिन खिलाड़ी बनने के दौरान वो क्या चीजों से जूझता है, किन परिस्थितियों से, उसके पास उपकरण की नहीं होते हैं, होते भी हैं तो उस स्तर के नहीं होते हैं, कोच नहीं होते हैं ऐसे जो उसको बता सकें कि तुम क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि इन सब दिशाओं में बहुत काम करने की जरूरत है। और हालांकि हम अभी भी एक खेल खेलने वाले देश की तरीके से नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी जो कोशिश कर रही है वो काफी अच्छी कोशिश कर रही है। और पहले भी जो खिलाड़ियों के लिए जो स्कीम चलाई गई, जो विदेश में जाके वो प्रैक्टिस करते थे, लंबी अपनी कोच की तनख्वाह भरना, उनको लाखों रुपए उनको इस एवज में दिए गए, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें लगता है। और सरकार की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हम बहुत से ऐसे पारंपरिक खेलों से हटकर भी मेडल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्नास्टिक की हम बात करें, जैवलिन थ्रो की बात करें, बिल्कुल तो हमारे दोनों ही स्पर्धाओं के अंदर खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर आपने, मुझे लग रहा है आप नीरज चोपड़ा के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, वो खिलाड़ी कहाँ से, हरियाणा से निकलता है। हरियाणा तो खैर खिलाड़ी बहुत उर्वरा जमीन है, वो निकलता है, और वो किस तरीके से, लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर वो जर्मनी में ट्रेनिंग करनी है, वहां की कोचिंग मिलनी है, तो वो सब सुविधाएं मिलेंगी तभी। जब वो कॉमनवेल्थ में जब वो गोल्ड मेडल की रेस में थे तो ऐसा लग रहा था कितने कॉन्फिडेंट है, जबकि गोल्ड मेडल लेना कितने मुश्किल काम होता है, लेकिन वो लग रहा था कि खिलाड़ी की अरे ये तो मेरे जद में है, मैं जब चाहूंगा थ्रो करूंगा और मुझे मेडल मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए नवीन, जो मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में, सभी खिलाड़ियों के पास तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो लैक करते हैं। ये हो जाए तो फिर तो मुझे लगता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की जो खेलो इंडिया योजना है, इसके तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और बहुत सारी सुविधाओं की गुणवत्ता और खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर कई जो गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। और पहले चरण में 2028 के, देखिए बात कर रहे थे, 2028 के ओलंपिक की 14 प्रमुख स्पर्धाओं के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बहुत अच्छा कदम है ये टॉप्स तो पहले ही था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी पहले से निकल चुके हैं उनको आगे मदद करने के लिए, लेकिन ये जो है एक ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे के स्तर तक पहुंचने की कोशिश है, तो ये बहुत कारगर साबित हो सकती है। ऐसा ही हमारा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संस्थानों को सहायता देना बहुत जरूरी है, ताकि देश के दूर दराज के इलाकों में भी इसको बढ़ावा दिया जा सके, जैसे सचिन आपने बताया। जी बिल्कुल। तो ये थी आज की वो तमाम खबरें जिन पर हमने चर्चा की है। वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद सिडनी में आउटडोर प्रशिक्षण सत्र जो है वो शुरू कर दिया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन अमेरिका के कैरी में खेली जा रही एटीपी अटलांटिक टायर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं।
केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। आज इन तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन सक्सेना को। नमस्कार।